नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम माइंड्स अकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल को देखा था और पूरा पाषाण काल के भी हमने तीनों युगों को देखा था। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बाँटा गया है, उसको भी हमने देखा था। एक क्विक रिकैप के लिए आप ये देख लीजिए कि हमने पाषाण काल को कैसे पढ़ा था। एक तो हमने पहले देखा था कि एक पाषाण काल है और पाषाण काल को हमने 3 भागों में बाँटा था। पूरा, मध्य और नवपाषाण। के बाद हमने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बाँटा था जिसमें हमने कहा था निम्न पाषाण काल, हमने कहा था मध्य पाषाण काल और एक हमने देखा था उच्च पाषाण। इस वाले वीडियो में हम मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे। मध्य पाषाण काल के बारे में एक चीज आप और देख लीजिए, इसे मीसोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। एक चीज, दूसरी चीज, अब ये आखेटक समुदाय तो रहेगा लेकिन उसके साथ पशुपालन भी करेगा। मतलब अब ये समाज कैसा हो जाएगा, ये आखेट भी करेगा और उसके साथ पशुपालन भी करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे कृषि व्यवस्था को लेके जो कृषि व्यवस्था है उसको लेके भी हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि कृषि व्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रारंभ हो चुकी थी इस समय काल में। तो अगर हम देखें मीसोलिथिक युग की बात हम करें तो ये आखेट और पशुपालकों का युग है और ये प्रारंभ हो रहा है 9000 बीसी से 4000 बीसी तक का ये काल है। इस काल की ये बात की जा रही है 9000 बीसी से 4000 बीसी, मतलब तो आपका उच्च पूरा पाषाण काल है। हाँ, उच्च पूरा पाषाण काल, उसके बाद का ये समय है। उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। मध्य पाषाण काल में आप देखेंगे क्या, एक तो नए चकमक उद्योग की स्थापना होगी। दूसरा आप देखेंगे कि होमोसेपियंस का जो उदय है इसी काल में होगा। मतलब जो आधुनिक रूप के मानव है, जो आज के मानव है, होमोसेपियंस, उनका उदय इसी युग में होता है। तो हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। जो ऊपरी पूरा पाषाण काल है जिसको उच्च पूरा पाषाण काल भी कहते हैं, तो ऊपरी पूरा पाषाण काल का अंत हो जाता है। ऊपरी पूरा पाषाण काल का अंत हो जाता है। उसके बाद ये अंत कब हो रहा है, ये 9000 ईसा पूर्व के आसपास हो रहा है। इसके बाद हिमयुग का अंत होता है इसी के साथ। तो जब ये ऊपरी पूरा पाषाण काल का अंत होगा या उच्च पूरा पाषाण काल का अंत होगा, उसके साथ ही साथ हिमयुग का भी अंत हो जाएगा। हिमयुग का अंत जब हो जाएगा तो क्या होगा, जलवायु जो होगी वो गर्म हो जाएगी। हिमयुग समाप्त होगा, उसके बाद जलवायु गर्म होगी और शुष्कता जो है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, एक तो आपका घास का विकास होगा और रहने योग्य क्या बनेगा, आपका वातावरण बनेगा जिससे सामान्य जीव रह पाएंगे। तो अब इससे क्या होगा, पशुपालन का शुरुआत इसी काल की देन है। मतलब इसी काल में आपको पशुपालन देखने को भी मिलेगा। तो यार देखिए, समझने वाली बात है कि ये पशुपालन क्यों हो रहा है, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो पशुओं के लिए आवश्यक है क्या, तो घास है, मतलब उनके खाने के लिए वो प्रारंभ हो रहा है। दूसरे, रहने के योग्य वातावरण बन रहा है, मतलब मनुष्य एक स्थान पे लंबे समय तक रह पा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, पशुपालन हो रहा है और साथ ही साथ मनुष्य कहीं ना कहीं समूह में रहना प्रारंभ कर देगा। और उसके साथ साथ जो अगली व्यवस्था आएगी आप यहीं पे, तो कृषि का प्रारंभ होगा, वो भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से एक परिवर्तन होता है ऊपरी पाषाण काल के बाद, जिसके बाद एक ऐसा वातावरण बनता है जो मध्य पाषाण काल के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तो मध्य पाषाण काल में जो व्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे सामूहिकरण, कृषि, पशुपालन, उसके लिए एक वातावरण मिल रहा है समाज को। अगर हम देखें तो मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं जहां से हमको प्रमाण मिलते हैं। इन स्थलों में अगर हम देखें तो सबसे फेमस स्थल जो आपको मिलता है वो राजस्थान का बागौर क्षेत्र, यहाँ से बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी अगर हम देखें यहाँ से हमको मिलते हैं। मध्य और पूर्वी भाग ये भारत के क्रम है, ये भारत के मध्य और पूर्वी भाग यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। और दक्षिण के कृष्णा नदी के दक्षिण में, क्योंकि कृष्णा नदी है उसके दक्षिण हिस्से में हमको प्रमाण देखने को मिलेंगे। राजस्थान अगर हम देखें तो 5000 ईसा पूर्व के आसपास का यहाँ हमको प्रमाण मिलता है। और राजस्थान की सांबर झील के अध्ययन से प्रतीत होता है 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पौधे लगाए जाते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने जब राजस्थान क्षेत्र की बात की तो हमने ये देखा था कि ये स्थान हरा भरा था। दूसरा क्षेत्र राजस्थान वाला क्षेत्र, यहाँ पेड़ पौधे हैं। तो कुल मिला के एक ऐसा वातावरण मिल रहा था जहाँ पे मानव समाज रह सकता था, पशु रह सकते थे। तो हमको राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मिला, बागौर क्षेत्र मिला, जहाँ से हमने अध्ययन किया और हमको मिला यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पौधे लगाए जाते थे। और उसके साथ साथ फिर हमको मिलेगा वहां जीव जंतु भी हमको देखने को
देंगे। राजस्थान के बागोर में जैसा आपने बताया कि देखिए पशुपालन के साक्ष्य हमको मिलेंगे और इस पशुपालन का साक्ष्य कब मिल रहा है? 5000 ईसा पूर्व के आसपास साक्ष्य हमको मिले। बागोर में हमको पशुपालन का साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो गया। यही हम मध्य भारत में देखें और पूर्वी भारत देखें तो मध्य प्रदेश में जो एक जगह है आदमगढ़, यहाँ पे भी हमको पशुपालन का साक्ष्य मिल रहा है कब? 5000 ईसा पूर्व के आसपास। और अगर हम इन स्थानों को मैप में देखना चाहें, अगर हम मैप में देखें तो देखिए एक तो हमने बात कर ली, ये देखिए आदमगढ़ है। इसी की बात हम कर रहे थे कि यहाँ पे हमको जो पशुपालन है साक्ष्य देखने को मिल रहा है। हमने बताया आपको कि बागोर जो है आपका जो राजस्थान एरिया बागोर है, यहाँ पे हमको साक्ष्य मिलेगा। और ये 3 स्थान जो आप देखेंगे, आपका सराय नाहर, महदहा और दमदमा, तो यहाँ पे नए उत्खनन भी बहुत सारे हुए। तो ये भी बहुत फेमस जगह है। तो पानी मांडो भी आप देखेंगे, ये जगह भी बहुत फेमस है। तो इस तरह हमको बहुत सारे क्षेत्र देखने को मिलेंगे, जो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसी तरह आप देखिए कुछ जगहों पे आपका हर एक समूह में कई सारी साइट्स दिखेंगी। जैसे एक देखिए एक ही जगह पे 4 साइट्स आपको मिल रही है, यहाँ पे एक ही जगह पे 2 साइट्स मिल रही है, यहाँ पे एक जगह पे आपको 3 साइट्स मिल रही है। तो इस तरह आप देखेंगे एक ही जगह पे कई-कई साइट्स देखने को मिलेंगी, मतलब कई-कई स्थान आपको देखने को मिलेंगे और कुछ जगहों पे आपको एक ही स्थान देखने को मिलेगा। एक ये आप देखिए जो हमने बुद्ध पुष्कर की बात की थी, वो बूढ़ा पुष्कर भी कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको प्रमाण मिलेगा इसी काल का, मध्य पाषाण काल का। तो ये वो सारे फेमस स्थान यहाँ से हमको मध्य पाषाण काल का अध्ययन करने को मिलेगा और इन सारे स्थानों को आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इन्हीं से संबंधित बातें आपसे बार-बार की जाए। अब देखिए एक अध्ययन है उमेश चट्टोपाध्याय जी का ये अध्ययन। उमेश चट्टोपाध्याय जी कहाँ अध्ययन करते हैं? सराय नाहर राय में, मैदहा में और दमदमा में अध्ययन करते हैं। 3 स्थान जो मैंने भी आपको बताए और ये तीनों स्थान कहाँ हैं? यूपी में ये तीनों स्थान हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये स्थान है। तो सराय नाहर को इन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मौसमी निवास का स्थान है। तो सराय नाहर में जो लोग निवास कर रहे हैं, वो मौसमी परिवर्तन के साथ निवास कर रहे हैं। तो जब मौसम अनुकूल है तो सराय नाहर में आके रह रहे हैं, जब मौसम बदल जाता है तो सराय नाहर से वो वापस चले जाते हैं। दूसरा इन्होंने ये कहा कि यहाँ जो मृतकों को दफनाया जा रहा है, उनमें एक हमको पैटर्न मिल रहा है, तो या तो पश्चिम पूर्व या पूर्व पश्चिम मृतकों को यहाँ पे दफनाया जा रहा है। यहाँ पे इन तीनों जगहों पे। दूसरा इन्होंने बताया कि यहाँ पे गंगा घाटी है ये गंगा घाटी का क्षेत्र है और यहाँ पे क्या हो रहा है जनसंख्या का दबाव बन रहा है। इससे क्या हो रहा है आपसी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जा रही है। मतलब समूहीकरण हो रहा है जैसे हमने पहले देखा। मनुष्य अब समूह बनाएगा, अब मनुष्य समूह बनाएगा और समूह के बनने के साथ साथ व्यवस्थाएं बनेंगी और फिर आपसी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाएगी एक समूह से दूसरे समूह की। दूसरा यहाँ देखिए सरायरहान में आपको क्या मिल रहा था एक मौसमी परिवर्तन के साथ आप देख रहे थे कि निवास स्थान बदल रहे थे लोगों के। लेकिन महादहा और दमदमा में जो स्थान आपको मिलेंगे, जो निवास स्थान आपको मिलेंगे, वो निवास स्थान कहीं ना कहीं आपको स्थायी रूप से निवास स्थान देखने को मिलेगा। मतलब अब मनुष्य स्थायी जीवन जी रहा है। देखिए इस परिवर्तन के साथ आपको क्या समझने, एक तो क्या मनुष्य जो है वो घुमक्कड़ जीवन जी रहा है अभी भी, क्या वो अस्थायी जीवन जी रहा है। एक चीज हमको ये देखने को मिलेगी। दूसरी हम ये देखेंगे, इसी के साथ हम कृषि की बात हम करेंगे और कृषि में भी क्या हम देखना चाहेंगे, कृषि का जो पैटर्न है वो किस तरह से परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि देखिए जब मनुष्य अस्थायी निवास करेगा तो जलवायु के अनुसार कृषि करेगा, मतलब उन फसलों को उगाएगा तो उस जलवायु के अनुकूल उसको अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगानी पड़ेगी। अगर वो घुमक्कड़ू जीवन जिएगा, मौसमी परिवर्तन के साथ अगर वो अपना स्थान बदल दे रहा है तो वो हर उस स्थान पे वही फसल उगाएगा जो उस मौसम के लिए अनुकूल हो या जो उसने सीखी है पीछे। जैसे मान लेते हैं ये स्थान है और ये स्थान। अब यहाँ मान लीजिए एक सामान्य मौसम था तो सारे लोग यहाँ पे रह रहे थे। फिर मौसम में क्या हुआ, सर्दी आ गई। अब ये लोग चले गए बी स्थान पे, लेकिन इसी के साथ कृषि पैटर्न भी जाएगा। ये स्थान पे वो फसलें उगाते थे जो सामान्य मौसम में उगाई जा सकती है। और जब ये लोग यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएंगे तो बी वाले स्थान पे भी कौन सी फसल उगाएंगे जो सामान्य मौसम में उगाई जा सकती है। मतलब सर्दी वाली फसल जो होनी चाहिए वो नहीं उगाएंगे, है ना। तो इस तरह से हमको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से हमको देखना चाहिए। तो इन्होंने अध्ययन किया, उमेश चट्टोपाध्याय जी ने अध्ययन किया इन तीनों स्थानों पे और उन्होंने एक समझ विकसित की, समाज को एक समझ दी कि किस तरह से समाज परिवर्तित हो रहा था उस समय। एक दूसरे हैं जिन्होंने एक अध्ययन दिया है,
जिनका नाम है गुरुचरण एस खन्ना। गुरुचरण एस खन्ना, इनका एक अध्ययन है। इन्होंने भी क्या किया, आगोर क्षेत्र में अध्ययन किया और वहां पे बताया कि वहां एल सेडनी नामक एक पत्थर मिल रहा है। कौन सा? एल सेडनी नामक एक पत्थर देखने को मिल रहा है। लेकिन इनका अध्ययन कहता है कि जो यहाँ के लोग हैं ये केवल स्थानीय संसाधनों पे निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि चैलसेडनी का पत्थर यहाँ तो मिलता ही नहीं था। राजस्थान में जो पत्थर, बागौर में जो पत्थर इस्तेमाल हो रहा है, वो पत्थर वहां पे तो मिलता ही नहीं है स्थानीय रूप से। तो जाहिर सी बात है ये लोग पत्थर कहीं दूसरी जगह से ला रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं देखो, व्यापार पे ये लोग कहीं न कहीं व्यापार की शुरुआत करें, उसके साथ-साथ ये लोग कहीं न कहीं जो संसाधन इनके पास नहीं है, उसका आदान-प्रदान करना भी सीख रहे हैं। संसाधनों का आदान-प्रदान करना भी सीख रहे हैं और उन संसाधनों को ये ले आ रहे हैं अलग जगहों से, जो इनके पास नहीं है और उनको इसकी आवश्यकता है। ये सब भी हम यहाँ देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये जो पत्थर मिल रहा है इनको यहाँ पे, यहाँ से 90 किलोमीटर दूर और दक्कन ट्रैप पे मिल रहा है और ये लोग इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? राजस्थान में। तो ज़ाहिर-सी बात है ये लोग यहाँ से उसको लेके गए होंगे। मतलब अब मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए सिर्फ लोकली डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो सिर्फ स्थानीय संसाधनों पे निर्भर नहीं है, बल्कि वो दूसरी जगहों से भी संसाधन एकत्रित कर रहा है, जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये वो पत्थर है, ध्यान से देखिए, ये वो पत्थर है, जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है। कि इस पत्थर को कहाँ से ला रहे हैं? दक्कन ट्रैप से। कहाँ से ला रहे हैं? दक्कन ट्रैप से ला रहे हैं और लेके कहाँ जा रहे हैं? राजस्थान तक। और वहाँ इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी अगर हम एक चीज़ देखें, तो जो सभ्यता है, सभ्यता का केंद्र में अगर हम सभ्यता का अध्ययन करना पड़ता है, तो केंद्र में किसी वस्तु को रखा जाता है, तो उसके मृद भांडों को रखा जाता है। इतिहास में जब भी किसी सभ्यता का अध्ययन किया जाता है, तो आप देखेंगे आपसे कहा जाएगा चित्रित धूसर मृद भांड या धूसर मृद भांड, तो उस तरह से मृद भांड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मतलब बर्तनों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बेसिस पे उस सभ्यता के विकास का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब आप मध्य पाषाण काल में देखें, तो हमको सामान्यतः जो है मृद भांड देखने को नहीं मिलेंगे। अब हमको बर्तन देखने को नहीं मिल रहे हैं। लेकिन गुजरात की ही एक जगह है, वो बोलते हैं लंगनाच। गुजरात की जगह लंगनाच और मिर्जापुर जो आपका क्षेत्र है, यूपी का क्षेत्र, यहाँ से हमको मृद भांडों के प्रमाण मिले। तो मृद भांडों के विषय में क्या है? सामान्यतः मृद भांड हमको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन लंगनाच और मिर्जापुर से हमको कहीं ना कहीं मृद भांड के प्रमाण मिलना प्रारंभ हो जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें, तो आखेटक संग्राहक स्तर से प्रारंभिक कृषि में संक्रमण की शुरुआत मिल रही है। क्या मिल रहा है? एक तो देखिए, मनुष्य पहले क्या है? आखेटक, पशुओं का शिकार करके अपना वो भोजन कर रहा है। इसके साथ साथ पहले तो वो सिर्फ अपने भोजन के लिए शिकार करेगा, फिर भोजन का वो संग्रहण भी करेगा, मतलब उस भोजन को संभाल के रखेगा ताकि वो भविष्य में भी इस्तेमाल कर पाए। उसके साथ साथ फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा? वो कृषि की शुरुआत करेगा, मतलब वो खेती करेगा, उन फसलों का उपयोग करेगा जो क्या है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो रही है, उन फसलों का उपयोग करेगा। इसके बाद फिर वो अपनी आवश्यकता अनुसार क्या करेगा? खेती करेगा। जैसे आपने पीछे देखा कि पहले क्या था, वो जो संसाधन उसको चाहिए थे, वो कहाँ से इस्तेमाल करता? पहले अस्थायी रूप के संसाधनों का वो इस्तेमाल कर रहा था। फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और अब वो कहाँ कर रहा है? अब वो अन्य स्थानों के भी संसाधनों का उपयोग कर रहा है। अन्य संसाधन तो दूर मिल रहे हैं, उन संसाधनों को भी लाके इस्तेमाल कर पा रहा है। इसी तरह जब हम खेती में देखेंगे, पहले क्या होगा? जो कृषि उत्पाद है, खेती से पैदा होने वाले उत्पाद है, वो पहले उन उत्पादों का उपयोग करेगा जो उसको प्राकृतिक रूप से मिल जाएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे वो अपनी आवश्यकता के अनुसार खेती करना प्रारंभ कर। तो ये जो संक्रमण का काल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो संक्रमण का काल है, आखेटक संग्राहक से जब कृषि प्रारंभ करने की शुरुआत कर रहा है, तो वो कब का काल है? वो यही मध्य पाषाण काल का काल है। ये कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल का काल है। इसी की काल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बेलन घाटी का एक स्थान है जिसको बोलते हैं चौपानी मांडो। अगर मैप में मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये आपका स्थान है चौपानी मांडो। इस स्थान की बात की जा रही है। इससे पहले जिस स्थान की बात की गई थी वो क्या? ये तीनों स्थान थे। यहाँ से हमको क्या मिल रहा था? यहाँ से हमको प्रमाण मिल रहा था कि ये लोग स्थानीय निवास नहीं करते थे, मतलब अस्थायी निवास नहीं करते थे, स्थायी निवास नहीं कर रहे हैं। दूसरे इन दोनों स्थानों से हमको क्या प्रमाण मिल रहा है? स्थायी निवास का प्रमाण मिल रहा है।
चौपानी मांडू से हमको क्या मिल रहा है? खेती का प्रमाण कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है। और बागोर से हमको क्या मिला है? बागोर से हमको क्या मिल रहा है? ये अन्य स्थान के संसाधन का भी उपयोग कर रहे हैं। तो जो हमने जहाँ देखा कि बेलन घाटी का चौपानी मांडो, ये लोग क्या है, कहीं न कहीं खेती की शुरुआत कर रहे हैं या खेती जैसी कोई व्यवस्था को अपना रहे हैं। ये हमको प्रमाण मिल रहा है। अगर हम कुछ और प्रमुख स्थलों को देखें, तो एक तो हमने सरायनहर की बात की थी, महादहा की बात की थी, दमदमा की बात की थी। एक स्थान आपको मिल जा रहा है लेखनिया के नाम से, एक स्थान आपको पैसरा के नाम से। अब देखिए 2 स्थान और ऐड हो गए, जो हमको देखने को मिल रहे हैं और इनसे कुछ विशेषताएँ हमको देखने को मिली। सरायनहर की बात करें तो ये कहाँ है? यूपी में है, प्रतापगढ़ में है। ये गोकुल झील के किनारे पे ये स्थित है सरायनहर। और यहाँ दफनाए गए कब्रों में मृतकों के शरीर पर एक तीर का निशान हमको देखने को, मतलब क्या यहाँ के लोग युद्ध में मारे गए हैं? और अगर युद्ध में मारे गए हैं तो क्या युद्ध हो रहा है? तो हमने जिस सामूहिकरण की बात की थी, उस सामूहिकरण में प्रतिस्पर्धा की बात की थी। उस प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ अब हम देख रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा इस स्तर तक बढ़ गई है कि लोग एक-दूसरे को मार भी रहे हैं। तो इस तरह के प्रमाण भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कहाँ से? सरायनहर। वहीं हम महरहा की बात करें तो एक गिरपुर झील के किनारे ये भी स्थित है और यहाँ के जो लोग हैं वो हमको काफ़ी लंबे लोग मिलते हैं। यहाँ के लोग महादहा के जो उनके लोग मिलते हैं, काफ़ी लंबे लोग मिलते हैं। अब ये कैसे मिलेगा? तो देखिए, तो हमको जो मृतक मिलेंगे, शव मिलेंगे, उनसे हमको मिलेगा। अस्थि-पंजर जो हमको मिलेगा, उससे हम ये अनुमान लगाएँगे। दमदमा की बात करें तो ये सई नदी की एक छोटी-सी धारा के संगम पे स्थित है। कौन-सा स्थान? दमदमा। ध्यान दीजिएगा ये तीनों स्थान कहाँ पे हैं? यूपी में ही स्थित हैं और इसकी एक कब्र में हाथी लॉकेट मिला है। अब यहाँ देखिए कि क्या मनुष्य जानवरों की हड्डियों से बने उत्पादों का प्रयोग करना क्या प्रारंभ कर चुका है? दमदमा जैसे क्षेत्र देखने को मिल रहा है कि हाथी लॉकेट का मिलना 2 चीजें आपको दर्शाएगा। पहली चीज तो ये कि जानवरों की हड्डियां हैं, उनका उपयोग मनुष्य कर रहा है। इसके लिए सजावट के लिए या साज-सज्जा के लिए, सौंदर्य के लिए। लॉकेट भी कहीं न कहीं तो सजावट के लिए ही पहनते हैं अपनी स्वयं की। तो उस तरह की व्यवस्था भी हमको देखने को मिल रही है कहाँ पे? दमदमा में। अगर हम देखें ये लेखनिया की बात करें तो ये भी कहाँ पे है? यूपी के मिर्जापुर जिले में है और यहाँ से क्या हो रहा है हमको, कुछ सूक्ष्म पाषाण औजार मिल रहे हैं, मतलब पाषाण काल के ही वो औजार मिल रहे हैं जो काफ़ी छोटे हैं, इनका आकार है और ये क्या होंगे? ज़्यादा प्रभावशाली होंगे। कौन से? जो यहाँ के हथियार मिलेंगे। तो इससे हमको क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? मनुष्य उन हथियारों को बना रहा है जो उसकी आवश्यकता है। अब वो ऐसे ही किसी रैंडम पत्थर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। वो हथियार बना रहा है और उन हथियारों को बना रहा है जो उसकी आवश्यकता है। ऐसरा की बात करें तो ये स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र में है और यहाँ हमको 105 वर्ग मीटर चबूतरा चिन्हित मिल रहा है। अब देखिए इससे क्या है? इससे भी हमको प्रमाण मिल रहा है एक तो सामाजिकरण का। ये चबूतरा क्यों बनेगा वो भी इतना बड़ा 105 वर्ग मीटर का? तो क्या सामूहिक बैठकें जैसी हो रही हैं या सामूहिक बैठक जैसा आयोजन कोई हो पा रहा है? इससे ये सब चीजें हमको देखने को मिलेंगी। तो ऐसा वो स्थान कहीं न कहीं सामूहिकरण हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सामाजिक व्यवस्था ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेखनीय हमको क्या मिल रहा है? टेक्निकली ज़्यादा एडवांस एरिया मिल रहा है। दमदमा हमको क्या मिल रहा है? यहाँ ज़्यादा लोग फैशन आप कह सकते हैं देखने को हमको मिल रहा है। महादहा में हमको क्या देखने को मिल रहा है? जेनेटिकली ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं और सरायनहर में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं युद्ध जैसी व्यवस्था है, प्रतिस्पर्धा काफ़ी ज़्यादा है। तो योद्धा वर्ग हमको देखने को मिल रहा है सरायनहर में। इस तरह से एक अनुमान लगा रहे हैं और उस अनुमानों के पीछे कुछ तथ्य हैं जिनके बेसिस पे ये बात की जा रही है। तो इस तरह से ये सारे स्थान जो खास करके यूपी में है और उसके अलावा हमने एक महाराष्ट्र के स्थल की बात करी जो बहुत फेमस स्थल है। देखिए यूपी के स्थलों को डिटेल में करने की वजह ये है कि जब आप यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे ना या यूपी का कोई भी एग्जाम देंगे उनमें बार बार आपसे इन स्थलों के बारे में पूछा जाएगा और कई बार मेंस में आपसे डिटेलिंग भी पूछी जाएगी इन स्थलों। कुछ और प्रमुख स्थल हम कल देखें तो वीर भानपुर का पूरा स्थल है, भागोर का पूरा स्थल जिनकी हमने पहले भी बात की थी, राजस्थान और आदमगढ़ की पहाड़ियां की भी हमने बात की है। पूर्ण घाटी का बाघोर क्षेत्र 2 और भीमबेटका जो आप देखेंगे पूरा पाषाण काल से ही काफी फेमस है। तो वीरभानपुर की बात क्या है कि ये दामोदर घाटी में स्थित है, वहाँ पे पश्चिम बंगाल। यहाँ पे क्या हो रहा है? एल सिडनी और क्वार्टाइज के पत्थरों का प्रयोग हो रहा है।
बागोर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है? एक तो कुठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिला है और राजस्थान में ये स्थित। यहाँ से हमको जो चीज मिल रही है क्या है, हमको तीन पुरातन कालों का अध्ययन मिल रहा है। यहाँ से बागोर से हमको तीन कालों में ये सभ्यता मिलेगी, बागोर की सभ्यता, और ये काफी विकसित सभ्यता सभ्यता हमको देखने को मिलेगी। और जब बाद में आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसके आसपास के क्षेत्र में ही हड़प्पा सभ्यता भी आपको देखने को मिलेगी। इतिहासकारों में एक संबंध ढूंढने की होड़ है, आप कह सकते हैं वो एक संबंध ढूंढना चाह रहे हैं बागोर के बीच में, राजस्थान के क्षेत्र और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में। इनमें क्या संबंध है, क्या आपस में व्यापार है, या आपस में किस तरह के संबंध है इन दोनों क्षेत्रों में, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके तीन स्थल जब मिलेंगे तो आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के स्थल आपको देखने को मिलेंगे। आदमगढ़ की पहाड़ियों की बात करें तो ये होशंगाबाद में है और यहाँ मध्य पाषाण युगीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है। कहाँ पे? आदमगढ़ की पहाड़ी। नवपाषाण काल और बाद में आपको ताम्रपाषाण संस्कृतियां भी देखने को मिलेंगी आदमगढ़ की पहाड़ियों में। तो ऐसा स्थल जहाँ से आपको पूरा पाषाण काल, पाषाण या फिर हम ओवरऑल कहें कि पाषाण काल, ताम्रयुग, ये सारी संस्कृतियां देखने को मिल रही है खास। और बाद में आपको लौह युग का भी कुछ ना कुछ प्रमाण देखने को मिलेगा। वो स्थान कौन सा है? अगर हम देखें तो सोन घाटी का बाघोर क्षेत्र 2 है, यहाँ हमको अधूरे औजार निर्माण के साक्ष्य मिले। तो ये कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं ये क्या थी, ये औद्योगिक बस्ती है। औद्योगिक बस्ती है कौन सा? सोन घाटी का क्षेत्र। और अधूरे औजार हमको मिल रहे हैं यहाँ से, औजार बने पूरे नहीं है पर हमको औजार मिल रहे हैं और बड़ी मात्रा में औजार मिल रहे हैं। तो हमको ये स्थान देखने को भी मिलेगा। हमने जब बागोर की बात की आपसे तो देखिए वही बात ये आगे बताई जा रही है कि 5000 से 2800 ईसा पूर्व के आसपास का मध्य पाषाण युग, 2200 से 600 ईसा पूर्व का ताम्र पाषाण युग, और अब देखिए लौह युग का भी प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ से? बागोर से। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बागोर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। कुछ और स्थलों को अगर हम देखें, और इन स्थलों में हम क्या देखेंगे, हम मुख्यतः देखेंगे दक्षिण के स्थलों को, तब दक्षिण भारत के स्थलों को देखेंगे। तो इसमें अगर हम देखें जलहल्ली और कीवनहल्ली, गोवा देख लीजिए एक राज्य ही है। नागार्जुन कोंडा, रेणीगुंटा, टेरी और चंद्रमपालेम, पारादेशी पालेम और रूसी कोंडा, इन स्थानों से भी हमको प्रमाण मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है कौन सा? दलहल्ली और जीवनहल्ली। नागार्जुन कोंडा कहाँ है? ये दक्षिणी आंध्र प्रदेश में है। रेणुगुंटा कहाँ है? ये चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश। टेरी की अगर हम बात करें तो ये चेन्नई में है। और विशाखापत्तनम में आपके चंद्रमपालेम और पारादेशी पालेम तथा रूसी कुंडा देखने को। अब यहाँ से जो आपको साक्ष्य मिलेगा वो क्या मिल रहा है कि मछुआरों के जो समुदाय हैं उनके हमको साक्ष्य मिल रहे हैं। समुदाय में लोग रह के मछली पालन का काम कर रहे हैं या मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, इस तरह का हमको एक समाज देखने को मिलेगा। कहाँ से? रूसी कुंडा से, पारादेशी पालेम से और चंद्रम पालेम से। तो ये तीनों स्थान कहाँ है? विशाखापट्टनम। मध्य पाषाण काल में ही हमको बहुत से स्थानों पे जानवरों की हड्डियां देखने को मिलेंगी। अब इन जानवरों की हड्डियों में कई तरह के विवाद होंगे। पहले क्या विवाद होगा कि ये जानवर पालतू है या जंगली है। एक विवाद तो ये मिलेगा। पालतू में भी आप देखेंगे दो चीजें निकल के आएंगी, क्या इनका मांस के लिए पालन पोषण किया जा रहा है या इनका दूध के लिए पालन पोषण किया जा रहा है। तो इतिहासकार अलग अलग स्थानों पे अपने अलग अलग तर्क देंगे, लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ये ध्यान रखना है कि किन किन स्थानों से जानवरों की हड्डियां मिली है। हम बागौर की हमने बात देखी ली। हम तिलवारा की बात करेंगे, बाड़मेर जिला राजस्थान। लंगनाज है ये गुजरात में है। कनेवल अगर हम देखें तो उत्तरी गुजरात में है। कोटेश्वर और रतनपुर ये भी गुजरात में है। आदमगढ़ यूपी में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में। रायनाहर, महादहा और दमदमा ये तीनों यूपी में। इन सारे स्थानों से हमको हड्डियां देखने को मिल रही है। अगर पानी मांडो की बात करें तो यहाँ से भी हमको हड्डी देखने को मिल रही है। बागोर का क्षेत्र, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पालतू पशुओं का साक्ष्य है। कौन? टी के थॉमस साहब कह रहे हैं यहाँ पालतू पशु थे, लेकिन डॉक्टर आर शाह कह रहे हैं कि नहीं ये पालतू पशु नहीं है, ये पशु हैं लेकिन ये पालतू नहीं है, ये जंगली पशु। जबकि पीके थॉमस साहब कह रहे हैं कि ये जो पशु हैं ये पालतू पशु। देखिए ये बात कैसे इतिहासकारों में द्वंद का विषय बनती है। इतिहासकारों में ये द्वंद कहाँ से प्रारंभ हो जाता है कि ये पशु पालतू है या ये पशु जंगली है। इनमें सब जो सबसे मुख्य बात हमको देखनी पड़ती है वो दांतों की संरचना होती है। कौन सी? दांतों की संरचना।
दांतों की संरचना कहीं ना कहीं ये डिफाइन करती है, ये पशु पालतू था या ये पशु जंगली था। अब ये चीज कैसे होती है, देखिए जब भी कोई पालतू पशु होगा, ये मान लीजिए उसकी मुंह की संरचना है, तो वहां जो आगे के उसके दो दांत होंगे वो आपको नुकीले देखने को मिलेंगे अगर वो जंगली है। तो थोड़ा अगर चेंज करें, तरह से अगर हम मान लें एक सामान्य भाषा में, तो जो मुंह की संरचना में ये जो आगे के आपको दांत मिलेंगे ये नुकीले मिलेंगे, और खासकर उसके जो ज्यादातर दांत होंगे वो काफी हद तक नुकीले दांत हमको कौन से पशुओं में, अगर वो पशु जंगली है। वहीं जब पालतू पशु में देखें तो नुकीले दांत कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगे, और जो बाकी बचे नुकीले दांतों का उपयोग वो भी कम दिखेगा, जिससे उनका विकास भी कम होगा। तो इस तरह से हमको दांतों की संरचना से ये बात देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा, उस चित्र से आप इस बात को ज्यादा समझ पाएंगे। तिलवारा में पीएन मिश्रा ने कहा कि ये जंगली जानवरों के साक्ष्य हैं, जबकि पीके थॉमस साहब कह रहे हैं कि केवल मवेशी जानवर यहाँ पे पालतू जानवर हमको मिल रहे हैं। कहाँ पे, बाड़मेर जिला तिलवारा में। अब इसमें दो तर्क हैं, एक वीएन मिश्रा जी का तर्क है, ये कह रहे हैं कि ये जानवर जंगली है, जबकि पीके थॉमस साहब कह रहे हैं कि ये जानवर जंगली नहीं बल्कि मवेशी है, पालतू जानवर है। वीएन मिश्रा साहब मान रहे हैं इस विषय में, लंगनाज के विषय कि मध्य पाषाण काल में यहाँ की जलवायु शुष्क रही होगी, किंतु दरियाई भैंसे और राइनो की उपस्थिति रही होगी। तो लंगनाज में उत्तरी गुजरात में आपका वीएन मिश्रा जी मान रहे हैं, देखो जलवायु तो शुष्क हो गई, लेकिन उसके बाद भी हमको यहाँ पे दरियाई और राइनो की उपस्थिति रही होगी, ऐसा प्रमाण ये मानते हैं। कन्नेवल की अगर हम बात करें जो उत्तरी गुजरात में, तो यहाँ से राइनो, भैंस, दो प्रकार के हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर, ये सब हमको मिल रहे हैं। देखिए कनेवल के विषय में विवाद नहीं मिल रहा, कनेवल के विषय में विवाद नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे जो जानवर मिल रहे हैं उनमें एक तरह से सहमति है, हाँ ठीक है ये जानवर यहीं पे मिल रहे हैं। बाकी जगहों पे आप देख रहे हैं कि एक विवाद आपको देखने को मिलता है कि पालतू हैं, जंगली हैं, ये जानवर यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस बारे में विवाद है। लेकिन कनेवल में ये विवाद आपको, लोटेश्वर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको क्या भेड़, बकरी और मवेशियों की हड्डियां मिल रही है। मतलब यहाँ पे भी हमको क्या मिल रहा है, पालतू पशु, यहाँ पे लोटेश्वर में और रतनपुर में, और ये दोनों स्थान कहाँ है, गुजरात में। तो आप देखिए गुजरात के ही विभिन्न स्थानों पर जो ज्यादातर पशु मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, वो हमको पालतू पशु मिल रहे हैं। राजस्थान वाले क्षेत्र में क्या है, एक तो विवाद है, और दूसरा जंगली होने के, जंगली पशु होने की ज्यादा साक्ष्य हमको। वहीं अब हम यूपी में देखें तो यहाँ भी हमको पालतू पशु मिल रहे हैं, भीमबेटका में देखें यहाँ भी हमको पालतू पशु मिल रहे हैं, सरायनहर में देखें तो सरायनहर में विवाद है, यहाँ जंगली मवेशी चिन्हित किया किसने, के आर अलूर ने, जबकि पीके थॉमस और जुबेलकर ने अन्य प्रजातियों को भी रेखांकित किया है। दो स्थान, एक तो आपका आदमगढ़ और भीमबेटका, यहाँ दोनों से आपको क्या सही निवास के प्रमाण भी मिल रहे थे, और इसी स्थान से जो हमको पशु मिल रहे हैं उनके जंगली होने की भी आशंका है। तो पानी मांडू की अगर हम बात करें जो यूपी में है, तो यहाँ से हमको जंगली मवेशी, बकरी, भेड़ इत्यादि मिलते हैं। तो चौपानी मांडो जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, तो जंगली मवेशी मिल रहे हैं, बकरी और भेड़ इत्यादि मिल रहे हैं। तो राजस्थान के जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, बागोर और तिलवारा, इन दोनों स्थानों से आपको जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, जंगली पशुओं के। लंगनाज, कनेवल, लोटेश्वर और रतनपुर ये स्थान कहाँ के हैं, गुजरात के, यहाँ से आपको पालतू पशु के साक्ष्य मिल रहे हैं। आदमगढ़ और भीमबेटका यहाँ अस्थायी निवास का प्रमाण मिल रहा था, उसके साथ साथ आपको पालतू पशुओं के साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए सरायनाहर, महादहा और दमदमा, यूपी के जो स्थान है उसमें भी आप देखिए महादहा और दमदमा, यहाँ भी आपको क्या है, अस्थायी निवास के प्रमाण मिल रहे थे। इन दोनों स्थानों से भी आपको जंगली पशु भी मिल रहे हैं और साथ साथ मवेशी भी मिल रहे हैं। तो पानी मांडो में भी विवाद है कि यहाँ से जंगली पशु और पालतू पशु दोनों पशु मिल रहे हैं। मुख्यतः आपको क्या याद रखना है कि किन स्थानों से जंगली जानवरों की या पालतू जानवरों की हड्डियां मिल रही हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। और आपसे जब पूछा जाएगा जब भी एग्जाम में, तो आपको कहीं ना कहीं मैच करने के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको उनमें मैच करना होगा। मध्य पाषाण काल की जो कला की उत्कृष्टता है, यदि हमको उसको जानना हो, मध्य पाषाण काल की जो कला की उत्कृष्टता हो, यदि हमें उसे जानना हो, तो हमें शैल चित्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। मतलब शैल चित्रों के माध्यम से ही हमें मध्य पाषाण काल की जो स्थिति है, उस समाज की जो स्थिति है, उसका ज्ञान हमें मिलता है। देखिए मध्य पाषाण काल में जैसे हमने एक स्थान देखा था भीमबेटका,
अब भीमबेटका की दीवारों पे आप देख रहे थे, चित्र बने थे। अब इन चित्रों के विषय क्या होंगे, ये बताएगा कि उस समाज की सोच क्या थी या उस समाज के लोग किस तरह के थे। क्योंकि किसी भी चित्र का विषय क्या हो सकता है? मान लेते हैं अगर आपको चित्र बनाना है, तो आप किस विषय पे चित्र बनाएँ? तो या तो उस विषय के बारे में आपने देखा हो या आपने कहीं सुना हो या खुद से आपने अनुभव किया हो, तभी आप उस चित्र को बना पाएँगे। तो इसी तरह इस सभ्यता में हम देखते हैं, ये लोग जो चित्रकारी करते हैं, जैसे जैसे पक्षियों के चित्र ये लोग बनाते हैं, पशुओं के चित्र ये लोग बनाते हैं, नृत्य करते हुए लोगों का ये चित्र बनाते हैं। कुछ सामाजिक व्यवस्था हमको देखने की मिल रही है, इस इस समाज की। तो हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि इस समाज की स्थिति क्या थी, लोगों का रहन-सहन कैसा था, किस तरह की व्यवस्था वो अपनाते थे, इन सब का ज्ञान हमको मिलता है। इससे चलचित्रों से। अगर हम मध्य पाषाण काल के चलचित्रों को देखें, तो हमको जो सबसे फ़ेमस चित्र मिलता है, वो कहाँ पे मिलता है? कैमूर की पहाड़ियाँ। भीमबेटका तो प्रमुख है, कैमूर की पहाड़ियाँ भी प्रमुख है। कैमूर की पहाड़ियों में एक स्थान है जिसका नाम है सुहागी घाट। ये कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर जिले। यूपी में मिर्ज़ापुर जिला है, मिर्ज़ापुर जिला में सुहागी घाट नामक स्थान है और वहाँ जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से हमको शैलचित्र मिलते हैं। सबसे मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है कि ये विश्व के किसी क्षेत्र से प्राप्त पहला शैलचित्र है। ये जो शैलचित्र है, वो दुनिया में सबसे पहले खोजा गया। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर जिले में, यूपी में। दूसरी बात 1957 में टी.एस. वांगकरकर टी.एस. वांगकरकर इन्होंने क्या किया भीमबेटका की पहाड़ियों में चलचित्रों को देखा था। दरअसल ये महाशय ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन से जाते समय इन्होंने रास्ते में इन चित्रों को भीमबेटका के तो ये अगले स्टेशन पे ही उतर गए। कौन? ये वांगकरकर साहब अगले स्टेशन पे ही उतर गए और वापस आके फिर इन्होंने इस भीमबेटका की पहाड़ियों पे चलचित्रों को देखा, उनका अध्ययन किया और उसके बारे में एक डिटेल सबको बताया। इनके बाद आप देखेंगे यशोधर मठपाल और अरविंद न्यूमेयर इन लोगों ने भी इस स्थान का चित्र देखा और उस पे अपने अध्ययन किए हैं। उसके बाद हम देखें कि अगर पूर्वी भारत में जो पश्चिमी उड़ीसा है, यहाँ पे सुंदरगढ़ और संबलपुर, यहाँ से भी हमको क्या है 55 शैलचित्र मिल रहे हैं। कहाँ से? उड़ीसा के सुंदरगढ़ और संबलपुर से। लेखामोड़ा नामक स्थान पर 12 गुफा श्रेणियों का चित्र है और इनका समूह स्थित है। यह सिंगा पहाड़ और गर्जन पहाड़ के जंगलों में है। तो जो उड़ीसा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आप देखिए, नाम आपको याद रखने हैं, सुंदरगढ़, संभलपुर, इन सब स्थानों से भी चित्र मिल रहे हैं। केरल में भी अगर हम देखें, केरल में भी हमको शैल चित्र मिल रहे हैं और जो इनमें सबसे पुराना है, वो इंजुहु गुहा, इडुक्की जिला में चंदन के जंगलों के बीच अवस्थित है। केरल में जो आपका जुहू गुहा है और जो इडुक्की जिला है, यहाँ से हमको शैल चित्र मिलते हैं और ये का केरल में सबसे पुराने हैं। तो भारत में सबसे पहला शैल चित्र कहाँ मिल रहा है आपको? मिर्जापुर से, सुहागी घाट से। भीमबेटका बहुत फेमस, खोज किसने की? बी.एस. वांगकरकर ने। उसके अलावा उड़ीसा में आपको चित्र मिल रहे हैं सुंदरगढ़ से, संबलपुर से। फिर आपको केरल से भी शैल चित्र मिल रहे हैं। तो भीमबेटका के शैल चित्र ये ही सबसे फेमस है। मतलब शैल चित्रों की डिटेलिंग जब पढ़नी होगी तो भीमबेटका को ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ध्यान ये रखेंगे सबसे पहला कहाँ पे है? कैमूर में। तो जो इनमें सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग और लाल रंग का प्रयोग हुआ है और सबसे मुख्य बात ये रंग कौन से हैं? प्राकृतिक रंग है। मतलब नेचुरल रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। एक प्रसिद्ध सूअर का चित्र एक इस सूअर का चित्र है। इसका क्या शरीर जो है सूअर का है, नाक गैंडे की है, निचला होंठ हाथी का है और सींग जो है इसकी वो भैंसे की है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो चित्रकार है उसका स्तर क्या है। जो चित्रकार है उसकी बौद्धिक क्षमता का स्तर क्या है कि वो एक ही शरीर में विभिन्न अंगों को बना रहा है और उनको दिखा रहा है। अब ये किस विचारधारा से बनाया गया इसका अनुमान लगा पाना थोड़ा कठिन है। पर भीमबेटका में हमको ऐसे चित्र देखने को मिल रहे हैं जिसमें बहुत ही डाइवर्सिटी है। उसके अलावा जो सब एक मेन बात है कि हम देखेंगे इन चित्रों में मृदभांडों का अभाव है। मृदभांड अभी आपको नहीं मिल रहे हैं। मध्य पाषाण काल की जो सबसे मेन बात आप ध्यान रखिए, इसमें मृदभांड नहीं मिल रहे हैं अभी प्रमाण में। ये परिवर्तन आएगा नवपाषाण काल। तो अगर हम एक बार रिवीजन करना चाहें, तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक युग बोल रहे हैं। अकेटक और पशुपालकों का युग है।
आप सिर्फ अगर इतना ही याद रखेंगे तब भी आपका काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि भई आखेटक और पशुपालकों के बीच की व्यवस्था जो होती है, लगभग वही व्यवस्था थी ये किसकी? मध्यपाषाण काल की। हमने इसके बहुत सारे स्थान देखे, हमने इसका युग देखा, हमने देखा कि किस तरह का मानव आ रहा है। फिर हमने देखा कि ये कब शुरू हो रहा है, ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपका उच्च पूरा पाषाण काल है उसके बाद ही ये प्रारंभ होगा। परिवर्तन क्या हो रहे हैं? हमने देखा कि जलवायु गर्म हो गई, शुष्क हो गई और पशुपालन जुड़ जाता है इस व्यवस्था से, क्योंकि पशुओं को जो पालने के लिए आवश्यकताएँ हैं, वो अब समाज को मिल सकती हैं आसानी से। फिर हमने देखा कि इनके स्थल हमने देख लिया, हमने देखा बागोर बहुत फेमस है। उसके अलावा अन्य स्थानों को भी देखा हमने, मध्य भारत में, उत्तर भारत में, सब जगह पे है, पाकिस्तान भी, दक्षिण में। ये आप मैं बार-बार ध्यान रखिएगा कि आपको बागोर याद रखना है, भीमबेटका याद रखना है, आदमगढ़ याद रखना है, चूपानी मांडू याद रखना है, बागोर याद रखना है। ये 3 स्थान सरायनहर, मैदहा और दमदमा। दूसरा तिलहल्ली, संगनीकल्लू, नागार्जुन कोंड, ये सारे स्थान बहुत ही फेमस स्थान हैं। ये बूढ़ा पुष्कर, या इसको बुद्ध पुष्कर या इसको कुछ तो बूढ़ा पुष्कर भी, ये सारे फेमस स्थान हैं। उसके बाद हमने एक अध्ययन देखा, उमेश चट्टोपाध्याय जी का अध्ययन देखा कि जो वो यूपी के इन 3 स्थानों पे सरायनहर, मैदहा और दमदमा पर अपने अध्ययन दे रहे हैं, उनको भी हमने देखा। के बाद हमने गुरुचरण जी का अध्ययन देखा कि वो किस तरह के अध्ययन दे रहे हैं। ये लोग अन्य स्थानों से भी सामान मँगा के उसका उपयोग कर रहे हैं। मृदभांडों के विषय में हमने देख लिया कि लंगनाथ और मिर्ज़ापुर से हमको मृदभांड मिल रहे हैं। जनरली तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपका जो भीमबेटका है, जो आपका भीमबेटका है, उसकी चित्रकारी में भी आपको मृदभांड नहीं मिल रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आर्किटेक्ट संग्राहक थे, फिर कृषि की धीरे-धीरे शुरुआत होती है, हमने इसकी बात भी की, पानी मांडू का हमने नाम देखा। हमने विभिन्न स्थान देखे यूपी में प्लस आपका महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थानों को देखा। फिर हमने देख लिया कि दक्षिण भारत में भी बहुत सारे स्थान हैं, उनकी बात हमने भी कर ली। उसके बाद हमने कि कुछ अन्य स्थानों को भी देखा है, जहाँ पे इनके प्रमाण मिल रहे हैं। हमने देखा हड्डियों के साक्ष्य हमको कहाँ-कहाँ से मिल रहे हैं और उन पे क्या विचार हैं, उस चीज़ को भी हमने देख लिया। उसके बाद हमने एक अध्ययन देखा कि जो शैल चित्र हैं, सबसे पहले कैमूर की पहाड़ियों में मिल रहे हैं और भीमबेटका को किसने खोजा, उसका नाम भी हमने देखा, बीएस पांगरकर नाम याद रखिएगा। सुंदरगढ़ और संबलपुर की बात हमने की जो उड़ीसा में स्थित है। केरल से भी शैल चित्रों की प्राप्ति हुई, ये अध्ययन भी हमने देख लिया। तो कुल मिला के हमने इस वाले वीडियो में मध्यपाषाण काल की विषय एक मोटा-मोटा आइडिया ले लिया और उन प्रमुख स्थानों को देख लिया है जो बार-बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने इतना भी कर लिया है मध्यपाषाण काल में, तो आप मान के चलिए प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा और वैचारिक रूप से भी आप मेंस में आंसर कर पाएँगे मध्यपाषाण काल से संबंधित प्रश्नों का। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच को बना सकें।